नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे बात करने वाले हैं हम टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में। और ये नेक्सॉन ईवी जो है ये कुछ खास है क्योंकि ये है फेसलिफ्ट क्रिएटिव प्लस वेरिएंट और ये है मीडियम रेंज के अंदर। तो यहाँ पे हमारे साथ गाड़ी के ओनर हैं विवेक जैन जी, जिनसे आज हम बात करेंगे कि उन्होंने नेक्सॉन ईवी मीडियम रेंज क्यों खरीदी, किस प्राइस के अंदर उनको गाड़ी मिली, कितनी रेंज निकालती है, कितना टाइम चार्जिंग में लेती है और क्या वाकई में एक ईवी जो है वो फायदे का सौदा है या नहीं है। ये सारी बातें इनसे डिटेल में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। जब उन्होंने ये गाड़ी खरीदी तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे थे। XUV 400 अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रही थी। नेक्सॉन ईवी मैक्स जो है वो यहाँ पे जो है अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रही थी और पंच भी जो है वो आ चुकी थी मार्केट में, मतलब उसकी न्यूज़ चल रही थी। तो सारी बातें यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं। सर कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली फाइन। तो सर आपने नई गाड़ी खरीदी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और आपने मात्र 3 महीने के अंदर 9000 किलोमीटर चला भी दी। डेफिनेटली। तो अच्छी खासी रनिंग है आपकी। हाँ जी। डेली आप 100 किलोमीटर के आसपास चलाते हो। अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, आपकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है? हाँ जी। ठीक है, तो इससे पहले आप क्या चला रहे थे? इससे पहले मेरे पास क्रेटा थी, एक i20 थी, तो आपने स्विच करा अब इसकी तरफ। इलेक्ट्रिक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ईवी गाड़ी क्यों ली? जस्ट एक टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रनिंग। ठीक है। रनिंग कॉस्ट क्योंकि डीजल और पेट्रोल काफ़ी बढ़ी रहे हैं डे बाय डे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं रहा है। इसलिए आपके एक चांस ये भी लिया है कि थोड़ा सा रनिंग जब है तो क्यों ना एक बार इलेक्ट्रिक यूज़ करी जाए। ठीक है, जस्ट फॉर अ ट्राई। तो अभी आपने जब ये गाड़ी खरीदी तो उस टाइम पे रिसर्च करी थी? डेफिनेटली। तो आपने क्या क्या देखा और फिर आपने इसका मन क्यों बनाया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो यही देखा है कि इसकी रेंज क्या है। हम्म। जो जनरली हमें बताया गया था रेंज अप्रॉक्सीमेटली 270 280 जनरली चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जनरली रेंज अगर मैं बिल्कुल लोकल के हिसाब से बात करता हूँ, जिसमें मेरे को 50 60 और 40 इस रेंज में चलना है तो अप्रॉक्सीमेटली 250 चल सकती है। बट इन केस ऑफ हाईवे अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो अगर मेरी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर या 70 किलोमीटर बैठती है, जिसमें 50 भी है और 100 भी है, तो उसमें आई डोंट थिंक कि 170 से ऊपर चली जाएगी। तो मतलब जो 170 drop 180 लास्ट बिल्कुल उसकी वो है माइल। तो ड्रॉप जो है वो 80 किलोमीटर का ड्रॉप है सीधे सीधे। कंपनी बताती है 325 की रेंज। 325 वाला ऐसा कोई वो नहीं है, हो सकता है हो उनका अपने क्या क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन जनरल वे में अगर हम 100% लोकल चलते हैं, 50 की स्पीड पे चलेंगे तो राउंड अबाउट 250 किलोमीटर रन करेगी। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा था उस टाइम पे आपने XUV 400 को कंसिडर क्यों नहीं करा? XUV 400 फर्स्ट ऑफ ऑल उसका तो एक मेन रीज़न ये भी है कि क्योंकि इसका फेस लिफ्ट आया था, लॉन्च हुआ था तभी, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ मेरा अपनी खुद की प्रेफरेंस रहती है कि जो आज लेटेस्ट है उसे बाय करना है। तो आपने इसलिए इसे चूज करा? डेफिनेटली। और फिर आपने लॉन्ग रेंज क्यों नहीं चूज करी? लोकल ज़्यादा मेरा मूवमेंट था। अच्छा। मेरे को पहले अपना एक फर्स्ट ईवी का भी ट्राई था कि वाई टू स्पेंड मोर। पहले एक रिसर्च ये भी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगे में जाने का एकदम से नहीं मन बना। यही सोच के करा था कि पहले एक बार ट्राई करेंगे हम। तो इसलिए आपने सोचा कि पहले MR से ही। हाँ। मीडियम रेंज क्रिएटिव प्लस, मेरा ये नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस MR है जी। इट कॉस्ट अराउंड समथिंग 1575 ऑन रोड। 15,75,000 रुपये ऑन रोड पड़ी थी। जो मुझे ये लगा कि हाँ ये खर्चा करके एक बार मैं इसे चेक कर सकता हूँ 5-7 साल के लिए कि कहाँ तक ये कितना मूव करेगी। कंपनी हालांकि इसकी 1,60,000 और 8 साल की गारंटी दे रही है। हाँ, जो पहले हो जाए। जो पहले हो जाए। ठीक है, तो जैसे अब आपने खरीद ली, आप चला भी रहे हो, ये आपका रेंज का है, चार्जिंग टाइम कितना लेती है गाड़ी? घर पे चार्ज करता हूँ तो 10 से 12 घंटे, डिपेंड करता है कि कितनी मेरी उसमें चली हुई है। 20% बची है, 15% बची है या 30% बची है। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स ले जाती है जब ये 20% के करीब बचती है। ठीक है। हाँ जी। तो आप जब ज़्यादातर गाड़ी को चार्ज करते हो तो 20 से 100 ले जाने की कोशिश करते हो या 20 to 80%? जनरली 30% तक ड्रॉप पे लगा देते हो? हाँ हाँ। और 30 to 80% तो जल्दी चार्ज हो जाती होगी? अप्रॉक्सीमेटली हाँ। स्पीड जो फास्ट चार्जर में है, फास्ट चार्जर में, घर के चार्जर में नॉर्मल स्पीड वही चलती है। अच्छा। हाँ। 3.3 किलोवाट में वही अपना जो टाइम लेना जो लेगी। नॉर्मल चलती है, बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से चलती तो है। फास्ट चार्जर आपने इंस्टॉल कराया? फास्ट चार्जर मैंने नहीं लिया। अच्छा, आप इसी से चार्ज कर रहे हो? हाँ जी। ठीक है। अब जो ये बोलते हैं कि जो ईवी है वो 50 पैसे में 1 किलोमीटर चलेगी, वो कॉस्ट आपने कैलकुलेट करी? नहीं। अच्छा।
अच्छा। अगर हम घर की चार्जिंग से चलते हैं 100%, अगर हम घर की चार्जिंग से चलते हैं तो इट कॉस्ट अराउंड 90 पैसे टू 1 रुपीज़ पर किलोमीटर। ओके। और अगर हम हाईवेज पे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीधे सीधे 24 रुपये यूनिट, और Commercial जब हम charge इसे चाहे टाटा पावर में करते हैं या किसी में, उसमें एकदम CGST SGST लग जाता है। तो 1,500 का अगर हम एक टॉपअप करते हैं तो 850 समथिंग उसमें केवल वो आता है, 850 850 के करीब, बाकी सब टैक्स में निकल जाता है। इस हिसाब से लगाते हैं तो कैलकुलेशन, अगर हम टोटल बाहर पे चलते हैं तो 3.5 से 4 रुपये किलोमीटर आ जाएगी। CNG के अराउंड जितना हाँ? खर्चा CNG की गाड़ी का आता है। CNG की गाड़ी के अप्रोक्स आ जाएगा अगर हम इन दोनों को कॉम्बो कॉम कर देते हैं बिल्कुल। तो लोग घर के चार्जर और बाहर के चार्जिंग को अगर हम एवरेज भी कर देते हैं तब 2 सवा 2 रुपये किलोमीटर ये बैठ जाते हैं। ठीक है। तो जैसा आपने सोचा कि उस टाइम पे कि कोस्ट इफेक्टिव रहेगी ईवी, तो कोस्ट इफेक्टिव है। हाँ जी, ठीक है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड आफ्टर बाइंग द कार। ओके। हाँ, मतलब सीधा है कि अगर आप कोई पहले से पेट्रोल या डीजल गाड़ी चला रहे हो तो वो कम से कम 5 या 6 रुपये पर किलोमीटर पड़ती है मिनिमम, है ना? मिनिमम, तो ये अभी भी उससे ज़्यादा फायदे में ही है। डेफिनेटली। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ऑटोमेटिक होने का, fully ऑटोमेटिक भी है, एंथुसियास्टिक भी है, भगाने में तुरंत पिकअप भी लेती है क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर है। पेट्रोल या डीजल बर्न करने में जो टाइम लेता है, इलेक्ट्रिक तुरंत करंट शूट करती है। अब मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये तो हो गए इसके पॉजिटिव, इस गाड़ी की हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है? वो आपने नाइट के टाइम पे जरूर देखी होगी। गुड, समथिंग गुड। एक्स्ट्रा लाइट हम लगा नहीं सकते लेकिन गुड है। मतलब आपको रिक्वायरमेंट फील होती है, थ्रो सही है या बस ठीक ठीक है? प्रॉब्लम नहीं आई कभी। ओके। हाँ, बहुत ज़्यादा भी ब्राइट नहीं है यानी कि, हाँ हाँ, और बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं है। नहीं, ठीक है। एसी कैसा परफॉर्म करता है? क्योंकि वेरी गुड। अभी तो गर्मियाँ भी आ गई हैं। हाँ, अब गर्मी आई है, अभी कुछ हफ्ता 10 दिन से चलनी शुरू हुई है। एसी परफॉर्मेंस इज गुड। ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप Hyundai चला रहे थे i20 और क्रेटा, ठीक है, वहाँ पे जो प्लास्टिक क्वालिटी थी, और अभी टाटा में आपने स्विच करा है, आप बता भी रहे थे कि टाटा की आपकी पहली गाड़ी है, तो कुछ डिफरेंसेस हैं? हाँ बिल्कुल है, प्लास्टिक क्वालिटी इसकी पुअर है एज कंपैरिजन टू मारुति, एज कंपैरिजन टू Hyundai एंड किया। प्लास्टिक क्वालिटी इज नॉट गुड। और बिल्ड क्वालिटी? बिल्ड क्वालिटी इज गुड, बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी वेरी गुड। जो इसका डोर वगैरह भी है फुल भारी साउंड है, वगैरह सब कुछ अच्छे से आती है। इंसुलेशन वगैरह साउंड्स वगैरह के लिए बढ़िया है, कोई साउंड वगैरह वैसे अंदर नहीं है, किसी प्रकार की कोई नॉइज़ नहीं आती है एक्स्ट्रा। हाँ, जो थोड़ा सा डाउन साइड है वो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है डैशबोर्ड की। अगर वो थोड़ा सा और प्लस टाइप का हो सकता था तो वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट इसमें होना चाहिए। हाँ, तो हम उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले टाइम में टाटा इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करे, क्योंकि Definitely. काफ़ी अच्छा अमाउंट पे भी करा है। हाँ जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा था सर, जैसे आप एसी ऑन करते हो तो उस टाइम पे रेंज पे कुछ फ़र्क पड़ता है? इस चीज़ पे अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं करा। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जो हाई स्पीड में हम लोग चलते हैं, जैसे फुल चार्ज पे 100% पे 180 का 99% अप्रॉक्स है जो चलता है, वो 140 रह जानी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। सीधे सीधे 40 किलोमीटर से अगर मैं डेली अप एंड डाउन करता हूँ, दिल्ली जाके मैं एक एक्सेप्शन केस में रिचार्ज भी जरूर कराता हूँ कि आते हुए, क्योंकि मेरे को अगर लेट हो गया तो थोड़ा सा हाई स्पीड भी चलना पड़ता है, इसीलिए चार्ज भी कराता हूँ। तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगता है कि जो 180 या 170 चलनी चाहिए थी एसी के बाद, मे बी मतलब 140 पे ये तो 40 Maximum किलोमीटर होना का चाहिए। कंप्लीट बैटरी पे ड्रॉप आ जाएगा, आ जाना चाहिए। है ना? 40 किलोमीटर का एसी पे ड्रॉप आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स, ठीक है। कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट इज़ गुड। कंफर्ट अच्छा है। जो हमने सोचा नहीं था कि टाटा की गाड़ी में इतना कंफर्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा कंफर्ट है। सस्पेंशन? सस्पेंशन क्वालिटी इज़ वेरी गुड। सस्पेंशन मैंने जैसे क्रेटा या i20 वगैरह चलाई है, एकदम से अगर हम किसी भी गड्ढे वगैरह में गाड़ी ले जाते हैं, कोई भी स्पीड ब्रेकर्स हैं, उस पर एकदम थर्ड तरह की, मतलब सम टाइप ऑफ सस्पेंशन का जैसे कुछ आपस में टकरा गए हों, इस तरह की कुछ वॉइस आती है। बट इसमें कोई इस तरह की कोई वो नहीं है। ये मतलब सस्पेंशन जो है इसके एब्जॉर्ब कर लेते हैं आराम से। हाँ, सस्पेंशन के मामले में टाटा की गाड़ियाँ अभी आगे निकल चुकी हैं बहुत। हाँ, ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि जितनी यूरोपियन कार्स आ रही हैं या ये जितनी भी कोरियन कार हैं, वहाँ के रोड की कंडीशंस क्या है आई डोंट नो, बट यहाँ के रोड्स के हिसाब से जो मैंने महसूस करा है पिछले 5-7 साल में, जो हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है छोटी गाड़ियों में, उनमें इसके सस्पेंशन क्वालिटी इज़ वेरी गुड नेक्सॉन की, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ।
अब सर ये बताओ, जैसे गाड़ी का कंफर्ट भी अच्छा है, हेडलाइट भी अच्छी है, म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी कैसी है? म्यूजिक सिस्टम बढ़िया नहीं है। ओके। जो इन्होंने हरमन का ये बेसिक मॉडल में डाल रखा है, पहली बात तो आज की तारीख में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ये वायर के थ्रू है। हाँ, ये वायरलेस होना ये चाहिए। वायरलेस होना चाहिए। जब आप लोग 16 लाख की रेंज की गाड़ी ले रहे हैं और उसमें आप इतना स्टीरियो वाइज, दिस इज़ नॉट गुड। स्टीरियो की क्वालिटी और साउंड क्वालिटी जो इस प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए वो नहीं है। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें भी खरी नहीं उतर रही, ऐसा कुछ और आपको लगा हो पिछले 3 महीने में गाड़ी चलाते टाइम? बस थोड़ा सा रेंज का है कि रेंज की प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी ज़रूर लगी है। अदरवाइज स्टोरेज स्पेस के लिए जितनी गाड़ी में ज़रूरत है ऑलमोस्ट है। हाँ, ग्लोब बॉक्स वगैरह सब बहुत बड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक चीज़ और बताओ, जैसे आपने मीडियम रेंज तो ली, अब अगर आज दोबारा आपके पास 16 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आप दोबारा मन बना रहे हैं एक गाड़ी लेने का, ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ी ही लेने का, तो आप मीडियम रेंज की तरफ जाएंगे या आप लॉन्ग रेंज की तरफ जाएंगे? अगर इस प्राइस में कोई लॉन्ग रेंज अवेलेबल होगी तो डेफिनेटली लॉन्ग रेंज पे ही जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पे 16 हैं तो अगर मेरे को इसमें थोड़ा सा 2-3 लाख रुपए बढ़ा के अगर मुझे फिर लॉन्ग रेंज मिलती है, जिस तरह की मेरी ड्राइव है, ऐसा मैंने ट्राई ली थी ये गाड़ी कि ये कुछ समय के लिए पता लगेगा, लोकल के लिए ली थी। बेसिकली क्या है, लोकल ही चलूँगा। लेकिन हाँ, ये लगता है कि अगर मुझे 300-400 किलोमीटर्स के भी रेडियस में कहीं जाना है तो उसमें वर्क कर जाएगी। वहाँ पे बस चार्जर्स अवेलेबल हों तो बहुत अच्छा वर्क हाँ, तो करेगी। रास्ते में अपना रुके, एक थोड़ा सा स्टॉप लिया और चार्ज करके हाँ हाँ हाँ, बट अगर दोबारा से आपसे बोला जाए तो आप फिर लॉन्ग रेंज की तरफ ही करोगे? डेफिनेटली। ठीक है। तो अभी जैसे ये सारी बातें हो गई, आपने एक एक चीज़ बताई, ठीक है, आप इसे पहाड़ों की साइड भी लेके गए हैं? अभी तक पहाड़ों पे नहीं लेके, प्लेन्स में ही चल रहे हैं? प्लेन्स पे चलिए। ठीक है। अब सर ये बताओ, जैसे 10 नंबर हैं, तो 10 में से आप नेक्सॉन को, मीडियम रेंज को कितने मार्क्स दोगे? मीडियम रेंज इज़ गुड, और जो प्राइस पॉइंट पे आ रही है मुझे इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी है। बस एक डिससेटिस्फेक्शन इसका म्यूजिक सिस्टम और प्लास्टिक क्वालिटी, डिड नथिंग एल्स, ऑल एवरीथिंग इज गुड। 8 पॉइंट्स इज गुड एनफ। ठीक है। तो जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और उनका किसी का भी मन है नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट मीडियम रेंज लेने का, तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा, अगर उनकी रेंज अगर 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेंज में है, अगर उन्हें 200 किलोमीटर्स में रिटर्न करना है और बीच में इमरजेंसी के लिए उनके पास चार्जर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे कि फास्ट चार्जिंग है, तो गुड चॉइस, बेटर देन ऑल द डीजल्स एंड पेट्रोल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे विवेक जैन जी ने अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी नेक्सॉन ईवी मीडियम रेंज की एक एक चीज़ आपको बताई। 9000 किलोमीटर गाड़ी इन्होंने चलाई है। जब ये इस गाड़ी को अच्छा खासा क्लॉक कर लेंगे आने वाले टाइम में, तब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस वो कैसा रहा। बाकी मुझे लगता है कि ज़्यादातर मैंने इनसे एक एक बात पूछ ली। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।